Hello, listeners. Hello, guys. Myself, Rama Shurmani, and this is Rama Tutorial Classes provides a practical guidance of law topics. यहाँ आपको बेहद ही आसान तरीके से लॉ टॉपिक समझाए जाते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। आज का हमारा लॉ टॉपिक है आर्टिकल 20 यानी कि अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोस्ती के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 में अपराधों के बारे में प्रोटेक्शन दिया गया है अभियुक्त को, और इसमें 3 तरह के प्रोटेक्शन दिए गए हैं। 3 तरह के प्रोटेक्शन, 3 तरह के बचाव, 3 तरह के संरक्षण प्रदान किए गए हैं एक अभियुक्त को। तो पहला प्रोटेक्शन है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्योत्तर विधि से संरक्षण। इसको भूतलक्षी प्रभाव वाली विधियों के विरुद्ध संरक्षण भी बोला जाता है। मान लीजिए सपोज़ किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा काम किया कि उसके लिए उस कार्य को अपराध माना जाए, लेकिन यानी कि उसका काम ऐसा है जो समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं है, जो कानून के द्वारा भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। शायद उसका काम ऐसा है, उसके लिए पनिशेबल भी है, यानी कि पनिश्ड किया जाना चाहिए। लेकिन जब उसने ऐसा काम किया, अगर तब उस समय उससे संबंधित कोई कानून नहीं बना है, कोई विधि नहीं बनी है, तो उस व्यक्ति को किसी भी तरह का दंड नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए उस कार्य से संबंधित कोई कानून बाद में बना दिया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा कोई विधि पारित कर दी जाती है, तो भी उस कार्य के लिए उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब उसने वो काम किया तब वो कानून नहीं बना था उससे संबंधित। ये था आर्टिकल 21। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 22। 22 मीन्स दैट इज डबल ज्यूपार्डी, दोहरे दंड से संरक्षण। इसका वीडियो ऑलरेडी पहले बनाया जा चुका है, अपलोड किया जा चुका है, फिर भी थोड़ा समझ लीजिए। ये आधारित है नेमो डेप्ट विक्सारी पे, यानी कि कोई व्यक्ति अगर एक बार दोषित या दोषमुक्त कर दिया जाए, कोई अभियुक्त कोर्ट के द्वारा, दंडालय के द्वारा, दंड न्यायालय के द्वारा, तो फिर उसको दोबारा उसी अपराध के लिए पनिशेबल नहीं किया जाएगा और ना ही अभियोजित किया जा सकता है। नाउ थर्ड प्रोटेक्शन कैन बी सीन इन आर्टिकल 23। अनुच्छेद 20(3) आत्म अभिशंसन के संरक्षण के बारे में व्यवस्था करता है। आर्टिकल 23 में सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में बताया गया है। क्या होता है ये? तो अभियुक्त तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसका अपराध साबित ना हो जाए। इतना ही नहीं, बल्कि उसको किसी भी तरीके से फोर्स नहीं किया जा सकता है कि वो स्वयं के विरुद्ध किसी तरह का साक्ष्य क्रिमिनल कोर्ट में दे या अपने विरुद्ध ही साक्षी बने। यानी कि उसे ये नहीं कहा जा सकता है कि वो कोर्ट में ये कहे कि उसने अपराध किया है, ठीक, और अपने खिलाफ उसे सबूत देने के लिए किसी भी तरह कोई भी वकील, मजिस्ट्रेट, कोई भी विवश भी नहीं कर सकता है, चाहे उसने कितना ही बड़ा और चाहे कितना ही गंभीर अपराध क्यों न किया हो। उसे तब तक निर्दोष ही माना जाएगा जब तक कि उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति को अपराधी नहीं अभियुक्त माना जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति जिसने कोई अपराध किया है, जिसके खिलाफ कोर्ट में केस चलता है, उसको जब तक केस कंप्लीट होकर, सुनवाई ख़त्म होकर
जज द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा, न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं सुना दिया जाता है, उसको दोषी सिद्ध नहीं कर दिया जाता है, तब तक उसको अपराधी नहीं बोल सकते हैं। एक महत्वपूर्ण मामला है शारदा बनाम धर्मपाल मामला। इसमें कोर्ट ने कहा कि सीपीसी की धारा, सीपीसी का सेक्शन 151 में कोर्ट की जो एक शक्ति होती है, अंतर्निहित शक्ति, उसके तहत कोर्ट सुमोटो के तहत अपने स्वयं संज्ञान के तहत कार्रवाई कर सकता है। तो कोर्ट ने यहाँ स्पष्ट कहा कि किसी मामले में पुलिस गिरफ्तारी करती है तो पुलिस हिरासत में अभियुक्त कब तक रहेगा, या पुलिस हिरासत के अलावा अभियुक्त न्यायिक हिरासत में कब तक रहेगा, ये पुलिस तय नहीं कर सकती। यही कारण है कि अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस केवल 24 घंटे तक ही रख सकती है कस्टडी में। इसके बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट के सामने पेश करना ही होता है। तो ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20, 21, 22 एंड 23। I hope this provision has been understood by you very well. We will meet in next video. अगली वीडियो में हम फिर से कुछ खास लॉ टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। गुड बाय।